नमस्कार। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों का और पैनलिस्टों का आज के इस अंक में स्वागत है। हम सब आज यहाँ पहलगाम के संदर्भ में ही फिर एक चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज शनिवार है और महिलाओं के मुद्दों को लेकर खासकर चर्चा की जाती है, इसलिए हमारी ज्यादातर पैनलिस्ट भी महिलाएं ही होती हैं। और मैं कहकशा जी का और नीतू जी का स्वागत कर रही हूँ। आज की हमारा विषय है कि हिमांशी नरवाल, जो कि दिवंगत शहीद नरवाल, जो हमारे जम्मू कश्मीर बैरहन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ, भारतीय नौसेना के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बयान दिया। जिस तरह की हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति जो है पूरे देश में कराने की कोशिश हुई, और लगातार मीडिया के द्वारा या और तमाम जो ऐसे गुट हैं कट्टरपंथी, उनके द्वारा इस तरह के हमले किए जाने लगे, तो उसके खिलाफ में आकर के हिमांशी जी ने, जो कि मात्र 6 दिन पहले जिस महिला की शादी हुई थी और वो उसके हस्बैंड की डेथ होती है इस तरह की घटना में, और वो अपना गम भूल करके देश के हित में आकर बयान देती है और उसने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, प्लीज आप इस तरह की लड़ाई झगड़े ना करें, मुसलमानों को टारगेट ना करें। इस तरह का बयान हिमांशी ने दिया, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है, बहुत सराहना की जा रही है। पूर्व जो नौसेना के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एडमिरल रहे हैं, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास की पत्नी ललिता रामदास जी ने भी उनको एक चिट्ठी लिख के उनकी तारीफ की। ये बात के साथ साथ एक दुखद पहलू ये भी है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तत्व हैं, जिन्होंने उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। हिमांशी जो यंग लड़की है, उसके दुख को देखने के बजाय, उसके बड़प्पन को देखने के बजाय, जिन लोगों ने उसके ऊपर इस बात पे हमला शुरू कर दिया कि उसने क्यों सद्भावना की बात की, क्यों शांति की बात की, और उसके बारे में वाहियात से वाहियात कमेंट और ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। मैंने खुद उसको देखा, जिस तरह का बयान के नीचे जिस तरह की बातें आ रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी देख के। तो आज की हमारी चर्चा इसी विषय पे आधारित है कि हम सैल्यूट करना चाहते हैं हिमांशी नरवाल को यहाँ से, और ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से कि ये महिलाओं के साथ जो हमला इस तरह का शुरू किया जाता है, और महिलाएं जिस तरह से बड़प्पन के साथ इस बार पूरी आगे आई हैं, उस पे हम उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको जोर देना चाहते हैं, और उसको देश भर को एक संदेश भी देना चाहते हैं। तो आज के पूरी चर्चा का विषय जो है हमारे लिए यही है। मैं सुमन गुप्ता जी का भी स्वागत करती हूँ, और सबसे पहले मैं हमारी सीनियर और काफी रेगुलर रहने वाली हमारी साथी हैं, मैं कहकशा जी को ही आमंत्रित करती हूँ कि अपनी टिप्पणी दें और चर्चा में की शुरुआत करें। मेरे ख्याल से सुमन जी इस पर थोड़ा टिप्पणी देती तो ज्यादा अच्छा था, उसके बाद हम लोग बोलते। सुमन जी ज्यादा वरिष्ठ है हम लोगों से, तो सुमन जी पहले बोलती। आप 1 मिनट बोल लीजिए, फिर उसके बाद में अच्छा, अभी तुरंत ज्वाइन। ठीक है। हाँ, पूरा जो पुलवामा वाला पूरा, मैं सबसे पहले तो दर्शकों को अपना नमस्कार कहूंगी, और इसमें जो पहलगाम वाला पूरा इशू हुआ है उसके लिए बहुत संवेदना व्यक्त करती हूँ, और जो भी हुआ ये गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं होना चाहिए, और लेकिन जो हुआ उसके बाद जो एक पूरी कम्युनिटी को जो टारगेट किया जाता है, चाहे कोई भी अटैक हो, चाहे पुलवामा को हो, चाहे कोई भी हादसा इस तरह का टेररिस्ट अटैक होता है, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से मेरी इल्तिजा है इस बात को समझने के लिए कि धर्म और टेररिज्म ये 2 चीज है। ये कोई भी टेररिस्ट किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते। मैं अपना जब एनालिसिस करती हूँ टेररिज्म का, तो मुझे लगता है कि ये एक अलग ही धर्म है, ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इनका अपना एक फंडामेंटलिज्म है, वो अपने हिसाब से दुनिया को समझते हैं, अपने हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ये सभी से मेरी इल्तिजा है कि कृपया इसको हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म से जोड़ना बिल्कुल ना समझी है। हमारे देश का संविधान बहुत खूबसूरत है, हमें जरूरत है ऐसे ही मौके पर संवेदनशीलता की जरूरत होती है कि हमें अपने संविधान को समझना चाहिए,
कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए, धर्मों के लिए और जो आतंकवादी है उन सब का व्याख्या बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसके लिए कानून है और जो जुर्म करता है उसके लिए कानून है, उसके लिए सजा है। जहां तक बात है हमारी पहलगाम वाले में जो हमारे शहीद जितने भी लोग शहीद हुए उसमें जो एक सरकार का नजरिया है और जो जिस हिमांशी जी की हम तारीफ करें, ऐसे तो सभी अभी हमारे बीच में नीतू भी है, उनके ही कई इन्होंने बीबीसी पे कई खबरें दी है, कई लोगों की स्टोरी उन्होंने उत्तर प्रदेश से किया और मैंने सारे देखे हैं। तो उसमें एक भी किसी का बयान ये नहीं आता है कि कोई धर्म विशेष की वजह से उनका नुकसान हुआ। उनका यही कहना है कि भाई सरकार की गलती है कि इतने सेंसिटिव जगह पर जो एक सुरक्षा मुहैया उनको करना चाहिए था वो नहीं थे। या यह सवाल ये भी बहुत बड़ा अभी कुछ दिन मतलब जिस दिन से ये पहलगाम वाला इशू हुआ है तो बहुत लोगों ने एक वीडियो क्लिप भी चलाया था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात में के मुख्यमंत्री थे तो जब एक टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे देश पर तो किस तरह से वो मनमोहन जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आप मालिक थे, आपके घर में कोई घुसा कैसे? ये चौकीदार की जिम्मेदारी होती है चौकीदारी करने के लिए, जबकि मनमोहन जी तो अपने को चौकीदार कहते भी नहीं थे। भाई वो एक प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन सो कॉल्ड ये तो चौकीदार भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो चौकीदार है। तो सवाल यही है कि आप किसी धर्म को टारगेट करने से पहले ये तो देखिए कि आपके घर में कोई कैसे घुसपैठ घुसता है और आप कश्मीर में कितने तरह के नियम लागू करते थे सिर्फ इसलिए कि टेररिस्ट को हम मनी वाला डिमोनेटाइजेशन हुआ या वो आर्टिकल 377 शायद उन्होंने जो बैन किया हटा लिया। तो ये सारी चीज इसीलिए की गई थी कि टेररिस्ट से हम कामयाब होंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तो ये गलती आपकी है। जहां तक हिमांशी जी की बात है, मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे इतने दर्द और दुख के समय में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और वो एक दिमाग से काम कर रही है, जज्बात से काम नहीं कर रही है। कि अगर वो जज्बाती होती तो उनका पति गया था और 7 दिन की शादीशुदा महिला थी, वो न जाने क्या क्या चिल्लाती बोलती, सरकार से कितने तरह के वादे करवाती, अपनी सुरक्षा के इंतजाम करती, लेकिन इतनी बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने पूरे इशू को हैंडल किया और उन्होंने एक अच्छे इंसान होने का एक फर्ज निभाया है कि ये मेरा शौहर शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और उतने दुख के समय में भी उन्होंने ये अपील किया कि मुसलमान या कश्मीरियों का अटैक होना ये गलत है, क्योंकि ये उनमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये टेररिस्ट का इलाज होना चाहिए कि टेररिस्ट को कैसे खत्म किया जाए हमारे देश से और कैसे उनको खात्मा करने के लिए सरकार के क्या टूल्स होने चाहिए। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगी, बाकी मैं बाकी वक्ता को सुनना चाहूंगी। धन्यवाद कहकशा जी। हिमांशी ने जो अपील की, मैं अब सुमन गुप्ता जी के पास आना चाहूंगी। आप देख रहे हैं कि उस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है और हम सवाल कर सकते हैं कि जहां कहीं एक तरफ ये भी होती है कार्यवाहियां कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, ये बोल के उनके घर ढहा दिए जाते हैं, पुलिस इस तरह से एक्ट करती है। और दूसरी तरफ एक शहीद की जो एकदम युवा विधवा हुई महिला है, उसके साथ जो है लगातार ट्रोलिंग की जा रही है, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उसके चरित्र पे लांछन लगाया जा रहा है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं चाहूंगी सुमन गुप्ता जी कि आप किस तरह से इस मानसिकता के पीछे क्या है और क्यों इस तरह की चीजें इतनी बढ़ रही हैं, इस पे अपनी बात रखें। हाँ जी, जागृति जी नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से जब से सोशल मीडिया हावी हो गया है लोगों की जिंदगी में, मैं देख रही हूँ कि जो बातें लोग आमने सामने बैठ करके नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजों को, जिसको बहुत सारी गालियां दीवार पे नहीं लिख सकते थे, वो सोशल मीडिया की वॉल पे लिख रहे हैं और वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा लोगों को ट्रोल करके उनको एक ट्रोलिंग की एक पूरी कह सकते हैं एक पूरी आर्मी बन गई है, ट्रोलिंग आर्मी है। और उसमें आप देखिए कि उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक दल भी होते हैं और बहुत सारे संगठन भी होते हैं।
जो पेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनको पे भी करते हैं इन सब कामों के लिए। तो ये हमें ये एक, हम आप एक आम जन हैं और हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से किस महिला की, अगर मान लिया हम उसको एक सामान्य महिला के पति की भी अगर इन स्थितियों में हत्या हो जाए, और इतनी बर्बर तरीके से जो हत्या हुई है, और अगर धर्म पूछ करके जो हत्या हुई है, लोगों को एक पहचान करके जो हत्या की गई है, उसके पीछे कारण क्या था भाई? उसके पीछे तो कारण यही था कि किस तरीके से देश के अंदर, भारत देश के अंदर दंगे फैलाए जाएं, लोगों के बीच में ऐसी नफरत पैदा कर दी जाए कि पूरा देश जो है तहस नहस हो जाए। जो आतंकवादियों ने ये काम किया, उनका सीधा सा उद्देश्य यही था, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक के जो सूचनाएं आई हैं कि एक हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो इस तरीके से आतंकवाद को पोषित करता रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पड़ोसी बहुत कुछ करना चाहे, लेकिन क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है? लोग कैसे हमारे यहाँ आकर के इतना मतलब आ जाते हैं और इतना बर्बर कृत्य करके और चले जाते हैं, और देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर जाते हैं। वो तो कहिए कि ये इतना बड़ा देश और इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो वो करना चाहते थे वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने 26 लोगों को कि बर्बर तरीके से हत्या कर दी, कि जितने मतलब ऐसा पहली बार कश्मीर के अंदर हुआ है। और जहां तक कि अभी तक तो हम जो लोग हैं उनको तो पकड़ भी नहीं पाए हैं कि वो कैसे आए और कैसे चले गए। तो और ऐसी स्थिति में जो जिन कारणों से इन लोगों ने ऐसा किया, वो कारण चूंकि कि देश में शांति बनी रहे, तो लोग चाहते थे, जो करने वाले थे, कि वो चाहते नहीं ये पूरा देश अशांत हो जाए, जिससे वो जो चाहते हैं, जैसे उनके यहाँ जो अशांति फैली है, वो अशांति भारत देश के अंदर हो जाए। तो ये सिर्फ पर्यटकों पे हमला नहीं था, ये वहां के जो पर्यटक गए थे उन पे हमला नहीं था, ये पूरे देश पर, भारत देश का हमला माना जाना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ करके मेरी राय में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो समझिए जो वो चाह रहे थे हम उसको पूरा करने वाले हैं। ये तो इस देश में हम कहते हैं इतने समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरीके से इन सब चीजों के बावजूद इतनी शांति से, इक्का दुक्का घटनाएं जरूर हुई हैं, वो सिरफिरे लोग, हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में हर सिरफिरे लोग होते हैं, उनको वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पूरे देश की स्थिति को देखा जाए तो जैसा वो लोग चाहते थे उससे हमारा देश बचा है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम लोग बहुत ही समझदार हैं। लेकिन ये जो ट्रोलिंग आर्मी है, ये ट्रोल करने वाले हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ना इनकी कोई संवेदनशीलता है, ना इनकी कोई संवेदनशीलता है, न ये इंसान है। इनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से बर्बर तरीके से हत्या हुई, और उस महिला को ट्रोल कर रहे हैं जिसका पति जो है उस को मार दिया गया। और वो जब कह रही है कि नहीं देश में शांति रहनी चाहिए, इसका कश्मीरी और मुस्लिम लोगों से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप वो तो जिसको मारना था वो तो मार के चले गए अपने देश जहां से आए थे, और उनकी वजह से हम लोग यहाँ लड़े मरे जा रहे हैं। तो वो चूंकि नहीं हो पा रहा है, और ये पूरी ट्रोलिंग आर्मी जो है वो वही करवाना चाहती है। तो इन लोग के खिलाफ तो चूंकि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे आप देख रही हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण इन लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा बना हुआ है। यही एक मुख्य कारण है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ। और एक शब्द मैं तो सोचती हूँ कि जो विधवा शब्द महिला के लिए यूज किया जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और खासकर हम महिलाओं को तो नहीं करना चाहिए।
और हम सभी लोगों को इस पूरे जितने भी देशवासी हैं सभी को ऐसे हिमांशी जी को सैल्यूट करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। उनके साथ हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जी धन्यवाद सुमन जी। बिल्कुल, मुझे भी ये शब्द बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता, झिझकती हूँ मैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल लोग आमतौर पर एक सिंपैथी गेन करने वाले मूड में करते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता खुद भी। हम लोग देख रहे हैं कि करीब 700 बच्चे कश्मीरी बच्चे वापस लौटे घाटी में, क्योंकि इस तरह का अटैक होना शुरू हुआ। इस पोल आर्मी का किया धरा है कि लोग हाँ अभी बच्चों को, जो पढ़ाई करने वाले कश्मीर के बच्चे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। और एक लड़की के साथ तो बहुत ही गंदा दुर्व्यवहार किया गया, उसको नेकेड करके उसके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की गई। उसके अलावा हमारे बनारस में भी रेहान करके एक लड़का था, उसके ऊपर जो है अटैक हुआ। मंदिर में घाट पे वो चला गया था आरती देखने के लिए, तो उसको पकड़ करके पूरी तरह पीटा गया। कल हम लोग उसके लिए ज्ञापन देने गए थे उसकी सुरक्षा में, और उसी के ऊपर उल्टा मुकदमा हुआ। इसके अलावा नैनीताल में एक बच्ची का रेप करने वाले व्यक्ति को, जिसको पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन उसके बदले में क्योंकि उसका धर्म ऐसे ही था, पूरा समुदाय को निशाना बनाया गया। वहां जुलूस निकाल कर लगातार अटैक किया जा रहा है, दुकानों को जलाया गया, लोगों के तोड़-फोड़ की गई, बंद कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन सारी घटनाओं के बावजूद जब आप उन 26 परिवारों को देखते हैं, तो उन परिवारों की जो महिलाएं हैं और जो बचे हुए लोग जो जिंदा बच गए सौभाग्य से, उन सब ने एक ही तरह के बयान दिए, वो ये कि कश्मीरी लोगों ने हमारी बहुत मदद की। कश्मीर से हमें बहुत मदद मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला। सरकार की तरफ से कुछ सुरक्षा नहीं मिली, लेकिन हमें कश्मीरियों ने बहुत मदद की। इस तरह की भावना, खासकर वो महिलाएं जो जिन्होंने दुर्घटना का को झेला, जिन्होंने पति खोए, वो सब ये बात बोलती हुई नजर आई हैं। इस बार ये एक अलग चीज हुई और कश्मीरी अवाम ने भी निकलकर सड़कों पर अपना दर्द जाहिर किया। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया, भाषण दिया, जो वो अपने माफी मांगी इस दुर्घटना के लिए। ये सारी चीजें तो समाज के अंदर से एक पैरेलल जो ताकत है, कई सारे कलाकार कश्मीर जा रहे हैं, पत्रकार कश्मीर जा रहे हैं, ये जब बताने के लिए कि हम डरे नहीं है और हम अपने कश्मीर के पास हैं, साथ हैं। तो ये जो हुआ बदले में, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रोलर्स का जो और ये जो नफरत की राजनीति है, जो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इधर भी कुछ सरफिरे हो, इस तरह की जो करती है, उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत समाज की तरफ से उठ करके खड़ी हुई है। और इस चीज को इसका अगर कोई प्रतीक है तो हिमांशी उसकी एक प्रतीक हो सकती है। मैं नीतू जी के पास आती हूँ कि नीतू जी, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? हिमांशी को सल्यूट करने के लिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, और हम सब उन सबको सल्यूट कर रहे हैं जिन परिवारों ने भी शहादतें दी है और उन सब उसके बावजूद नफरत की इस राजनीति का साथ नहीं दिया है, अपील की है लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की। आप अपनी टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले तो हम हिमांशी नरवाल को सैल्यूट करते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने जिस धैर्य का परिचय दिया है, जिस तरह से अपनी बात रखी है, निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि कई बार जितनी हमने अभी बातचीत की, जो हमसे पहले पैनलिस्ट ने बात की, इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम मीडिया बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम जिस तरह की खबरें देख रहे हैं, हम जिस तरह की खबरों का पैमाना देख रहे हैं, जिस तरह की खबरों की हेडलाइन देख रहे हैं और किस तरह की खबरों पे टीआरपी मिल पा रही है, तो मुझे लगता है कि एक आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हम शायद जो हमारे साथ के लोग हैं, हम सबको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि जो प्रेस का जो मानक डाउन हुआ है लगातार, पिछले 2016 से लगातार डाउन होता जा रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। जब एक समय था कि हमारा मानक पहले 136 के करीब था, पर अभी 150 पहुंच चुका है, तो ये काफ़ी निराशा की बात है। हम कानपुर में जो शुभम शहीद हुए थे, उनकी पत्नी से हमने मुलाकात की थी, एक स्टोरी की थी। उन्होंने भी अपनी बातचीत में बार बार ये कहा कि जिस घर में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की है, पर घर से बाहर अगर हम निकलते हैं कहीं पे,
तो हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे देश की है, हमारी सरकार की है, उन जिम्मेदार लोगों की है जिन्हें हम वोट करते हैं। पर अब आप खबरों का मानक देखिए कि हमें उन्होंने ये खबर बताई और हमने ये खबर चलाई, पर इसके बाद की उनके आप इंटरव्यू देखिए कि किस तरह से मीडिया के साथी भी उन खबरों को कैसे तोड़ तोड़ के जंग चलाते हैं। अगर एक बार उन्होंने अपनी किसी बातचीत में कहा कि उन्होंने हमारा धर्म पूछ के हमें मारा, तो उनके लिए वो खबर इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की चीजें भी रिपोर्टर कैसे निकलवा रहे हैं उनसे ग्राउंड पे जाके, क्या हमने उनसे इस तरह के सवाल पूछे कि वहां पे जब आपके साथ ये घटना हुई तो वहां पे क्या स्थिति थी? तो शायद जब हम इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं तो उस व्यक्ति से वो नहीं निकल के आ पाएगा जो एक्चुअल में वो कहना चाहता है। तो जो हमारे सवाल करने की प्रवृत्ति है पत्रकार की, और जो हमारे मीडिया संस्थान की डिमांड है, काफी चीजें इस पे भी निर्भर करती है कि हमारा मीडिया संस्थान कहता क्या है। आप बार बार एक व्यक्ति से जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई या जिसकी 6 दिन बाद उसके पति की हत्या उसके सामने कर दी गई, अगर उससे आप इतना ऊटपटांग तरीके से सवाल करेंगे, अच्छा आपको क्या लगता है खच्चर वाले भी आतंकी हो सकते हैं? सवाल आप देखिए कि आप सवाल पूछ क्या रहे हैं। तो आप जबरदस्ती उस व्यक्ति के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें बार बार कह रहे थे कि साथ में चलिए, फोर्स कर रहे थे। पर वो तो अमूमन खच्चर वालों का, घोड़े वालों का तो काम ही है, क्योंकि उनकी तो आमदनी का जरिया है, वो आपसे बार बार फोर्स करेंगे कि आप हमारे साथ चलिए। तो हम किस तरीके से कंटेंट निकाल रहे हैं, तो और बाद में वो परिवारों को हम दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। आप देखिए लखनऊ में 2 साथियों के ऊपर एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज हो गई क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। ये जब से ये घटना हुई है उसके बाद से क्या हमें कोई ऐसी खबर पढ़ने को मिली जिसमें हम ये पढ़ पाते कि क्या गलतियां रही हैं, जिस वजह से क्या चूक रही सरकार की तरफ से, क्या जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से चूक रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई? हमने ऐसे कोई खबर नहीं पढ़ी। क्या कार्रवाई हुई? अगर कुछ घर गिराए गए तो उनके गिराए गए जो पूर्व में कभी आतंकी रह चुके हैं। तो जो हिमांशी ने बात कही, उन्होंने यही बात कही कि हम हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी ये सब नहीं चाहते, हम सौहार्द चाहते हैं। उनको किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से, एक व्यक्ति विशेष समुदाय की वजह से हम पूरे समुदाय को निशाना नहीं बना सकते हैं, पूरे समुदाय को नहीं कोस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही मुश्किल समय है उन शहीद परिवारों के लिए। और हिमांशी का ये कह देना, मीडिया से बहुत कम बात करना, शायद हिमांशी इस बात को समझती हैं कि मीडिया का जो भी रवैया है उसके सामने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत 2 लाइनें बोली, मैं लगातार उनकी बात को सुन रही थी कि कुछ और बोले शायद, पर 2 लाइनों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आज सब लोग तारीफ कर रहे हैं। और ललिता रामदास जी ने, जिनके फादर भारतीय सेना में चीफ रहे, प्रमुख रहे, उनकी बेटी ने उनके लिए, ललिता रामदास जी ने पत्र भी लिखा है। कितना खूबसूरत पत्र लिखा है कि देश आप पे सैल्यूट करता है कि आपने देश के समर्पण को और इस मुश्किल समय में किस तरह से भाव रखा अपना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है हिमांशी को आज बहुत सैल्यूट करने की जरूरत है और मीडिया को थोड़ा सा अपना रवैया, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा अपना रवैया ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू। हाँ, हमारे बीच में विंग कमांडर अरुणिमा आचार्य जी आ गई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आपसे अपनी टिप्पणी रखने को कहते हैं। हम जिस तरह से आप सेना में रही हैं, भारतीय सेना अपने आप में भारत के समाज को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जाति, धर्म और किसी तरह का भेदभाव नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत अपने आप में स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। और उसी विचार को रिप्रेजेंट करा है कहीं ना कहीं हिमांशी ने। तो आप उस पर अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। मैं केवल एक इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर ही नहीं हूँ, मैं एक नेवल ऑफिसर की पत्नी भी हूँ। तो ये मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है, एक फैमिली लॉस है। और जैसा कि नेवी की ऑफिसर्स की पत्नियां होती हैं, शादी करके एक दिन ऐसा होता है कि उनको वेलकम किया जाता है, उनको एक किताब दी जाती है और उस किताब में उनको ये बताया जाता है कि कैसा हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसे हमारे जब पति के साथ हम किस तरह से कंधे से कंधा मिला के ये काम करते हैं और हमारे किस तरह के वक्तव्य होने चाहिए। लेकिन हिमांशी के साथ तो वो दिन भी नहीं आ पाया था। हिमांशी तो, उसको शादी के सिर्फ 6 दिन हुए थे और वो हनीमून के लिए आई थी और उसको वो फॉर्मल जो एक नेवी में इंडोक्ट्रिनेशन है वो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ उनका काफी समय से बातचीत चल रही थी या जो भी था, क्योंकि उन्होंने जो बोला एक नेवल ऑफिसर की पत्नी को
जिस तरह से बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने उस तरह से बात की। मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा मुझे पानी पीना है बिकॉज मेरी आवाज बढ़ रही है। ठीक है। जिस तरह से घटना है वो अपने आप में इतनी दर्दनाक है कि जो भी लोग उनसे जुड़े हैं या उस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए ये बात रखना बहुत तकलीफदेह ही होता है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें अनुमा जी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देश में जिस तरह का माहौल है आज, वो बहुत ही दुर्दांत जैसा माहौल है। देश के लोगों को इतना भ्रम में डाला हुआ है कि लोग बात समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको करना क्या है। पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन ग्रुप्स में, वो मेरे ख्याल से कुछ 64 लाख के करीब ग्रुप हैं और उसके सब्सक्राइबर कितने लोग होंगे। तो इस तरह से पूरे देश का दिमाग जो है उस पर काबिज हुए हैं ये लोग। और इसलिए हिमांशी जब वो बात कहती है जो किसी भी एक देश के नागरिक को कहना चाहिए, किसी भी एक नेवल ऑफिसर की पत्नी को कहना चाहिए, किसी भी एक ऑफिसर को कहना चाहिए, हर किसी को जो कहना चाहिए, वो बात जब हिमांशी कहती है तो उसके ऊपर सारे बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल नेतृत्व जो इतना कायर है कि कहता है मैंने सेना को खुली छूट दे दी है। अब ये बताइए कि जब युद्ध ही राजनीतिक इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है तो ये सेना को खुली छूट देना यानी कि जिम्मेदारी से भागना, इस तरह की बातें करके सेना के बेचारे सेना अध्यक्षों को आप ऐसी जगह लेकर आते हैं क्योंकि उनके पास ना तो सूचना होती है, ना उनके पास कूटनैतिक पहल करने के लिए साधन होते हैं, ना वो लोगों को समझते हैं। भाई राष्ट्रपति जी को आदेश देना चाहिए प्रधानमंत्री से सलाह करके। अब क्या होगा कि आपने बोल दिया खुली छूट, अब बेचारे हमारे आर्म फोर्सेस के लोग जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बंधे हुए हैं, लेकिन अब उनको जबरदस्ती कुछ करना है, गलत हो जाएगा तो उनके कंधे पर से बंदूक चला दी जाएगी, और अगर ठीक हो गया तो श्रेय लेने के लिए राजनीतिक लोग तो हैं ही। तो सेना के ये हालात ये पिछले 11 सालों में हुए हैं। पहले लोग बाग सेना को एक ऐसे जहां पर गौरवशाली लोग होते थे, आज भी लोग वैसे ही हैं, लेकिन आए दिन हम सुनते हैं किसी सैनिक को उठा के किसी थाने में उसके कपड़े उतार कर पीटा गया, किसी ब्रिगेडियर की लड़की को ओडिशा में उसके साथ रात को बदतमीजी की गई और साथ में जबकि उसके मंगेतर भी होते हैं। फिर किसी ऑफिसर को, सर्विंग कर्नल को पंजाब में पीट दिया जाता है। तो कुल मिला के सेना की दुर्दशा जो हुई है आज, उसी के कारण एक वीर नारी के ऊपर इतने सारे ट्रोल आकर जब टूट पड़ते हैं। ऐसे में जब आप ये प्रोग्राम करती हैं तो मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे बीच में वो मानवीयता जिंदा है और वो साहस जिंदा है जिसके कारण हम इन बातों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, बिना डरे चर्चा कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपकी तारीफ भी करती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज के लिए लिया। ये और बात है कि मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, पानी बहुत तेज गिर रहा है, यहाँ पर हमारा एक शिविर चल रहा है, काफी लोग हैं, तो ना तो मैं अपनी बात ठीक से कर पा रही हूँ और ना आप लोगों को मैंने समय दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ जी। धन्यवाद अनुमा जी। ये बात सही है कि चीजें जिस तरह से हो रही हैं वो अपने आप में बहुत दुखद है, और एक खास तरह की राजनीति को क्रिएट करने के लिए और सिर्फ सत्ता की लालच में कि हम सत्ता में बने रहें, जिस तरह की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है और एक युद्धोन्माद की स्थिति बनाई जाती है। युद्ध करने की तो जैसे कहते हैं कि दम नहीं है, इस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं कि जब आप इतने बड़े-बड़े दावे करते थे, आप दूसरों से इतने सवाल करते थे विपक्ष की सरकारों से, लेकिन जब आपका मौका आया तो अब आप क्या कर रहे हैं? तो आप 18 कश्मीरियों के घर जो है आपने बुलडोजर से ढहा दिए। दूसरी कार्रवाई क्या हुई? तो झूठ एक फैलाया गया कि हम पानी रोक देंगे। तीसरी कार्रवाई ये हुई कि 50-58 परिवारों को जो कश्मीर में या बाहर भी पाकिस्तान से आई हुई लड़कियां थी या परिवार थे जो शादी करके बसे थे, उनको उठाकर वापस भेज रहे हैं। चौथी कार्रवाई ये हुई कि आप 500 से ज्यादा गरीब जो मुसलमान हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनको रोहिंग्या बताकर। तो ये जो और दूसरी उसके बाद ये हुआ कि अचानक से आपको जाति जनगणना कराना सूझा।
क्योंकि देश भर में डिमांड हो रही थी, जवाबदेही मांगी जा रही थी, सवाल उठाया जा रहा। जी अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि एक और दूसरे व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई उस आतंकवादी हमले में, वो अपना बयान बदल रही हैं और उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्यवाही करने के लिए उनके ऊपर दबाव होगा या किसी तरह का जो भी रहा हो, पर उन्होंने अपना बयान बदला है, जिसके कारण जो वहाँ के घोड़े वाले हैं, जो वहाँ के लोग जो जिन्होंने कंधे पर उठा उठा के घायलों को लेकर आए और इवन जो मृतक थे उनको भी, उन सब के लिए एक साजिशी एक तरीका फिर से शुरू हो रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कश्मीर के लोगों के अंदर हमारे प्रति भारत जो है, भारत के वो अभिन्न अंग हैं, और इससे ज्यादा वो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये भय हो जाए कि भारत के लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो घटनाएं हुई वो चंडीगढ़ में हुई और भी शहरों में हुई जहाँ पे कश्मीरी छात्रों के ऊपर आक्रमण हुए। तो मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों को बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि जैसे आप आवाज उठा रही हैं ऐसे लोग भी आवाज उठाएं, अपने डिसेंट को लोग बता सकें और उसमें डरे नहीं। क्योंकि ये सरकार इस तरह से डराती है, जेल के डर से डराती है। तो मैं समझती हूँ अपने डिसेंट को जगह और आवाज देना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। जी जी अनुमा जी, वही हम लोगों की कोशिश भी है बहुजन संवाद की। और क्योंकि देखिए ना, कार्यवाही जो सवाल उठा रहे थे इस मुद्दे को लेकर उन पे किस तरह से हुई। आप नेहा सिंह राठौड़ का मामला देखिए, एक प्रोफेसर हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई, मंडूरा जी के ऊपर कार्रवाई हुई, और उसके बाद मतलब ऐसे मुकदमे और राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगा करके उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। दूसरी तरफ सत्य हिंदी का जो एक चैनल, जो सबसे पॉपुलर चैनल, नेशनल चैनल था संजय शर्मा जी 4 का, PM उसको बंद करा 4 दिया गया PM 4 4 PM पीएम को। और उसी जी। तरह से और भी कई चैनलों को जो है बंद कराया गया, जो डिसेंट को खड़ा करने की या जो गलत परसेप्शन को है उसकी उसको जो है साफ करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबके ऊपर हम लोग इस रिस्क को हमें तो लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देश का सवाल है, देश की एकता का सवाल है। सवाल ये है कि किस तरह की कार्रवाइयां आप कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं समाज के अंदर और देश के अंदर डिवाइड को ही बढ़ा रहे हैं। और एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो हर हाल में फिर कोई भी अन्याय जब होता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को विद्रोह करने पे और अलग होने पे मजबूर करता है। और ये इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही है सत्ता में बैठे लोगों को, या जो लोग इस तरह की कहते हैं कर्टेन के अंदर या कारपेट के अंदर चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जो जिम्मेदारी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पैरेलली हिंदुस्तान के लोग और पत्रकार, तमाम स्वतंत्र मीडिया जो है वो निभाने की कोशिश कर रहा है, एक्टिविस्ट निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाबदेही सरकार की होती है। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए हमारे सुरक्षा के और जो खासकर जो एजेंसियां जो खुफिया जांच करती हैं, जानकारियां लाती हैं, उन एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई आपके पास क्या रिपोर्ट थी, आप और वहां क्यों नहीं थी सुरक्षा, सुरक्षा क्यों नहीं थी जहां पे इतने बड़े पैमाने पे, जब आप खुद ये बोल रहे थे कि कश्मीर 370 के बाद अब एकदम सेफ है, और देश भर से लोगों को प्रमोट कर रहे थे कि आप जाइए। 25 करोड़ लोग वहां पहुंच गए, 70 लाख की आबादी है जहां वहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग पर्यटक जा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तानियों को कितना प्यार है कश्मीर से, ये देखने को मिल रहा था। वो जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था कश्मीरियों के बीच और बाकी देश के हिस्सों के बीच, शायद वो लोगों को नागवार गुजर रहा था। और इसीलिए ये सारा अटैक है, और इसीलिए ये डिवाइड की पॉलिसी के को सफल बनाने की एक नाकाम कोशिश है। मैं इसे नाकाम ही मानती हूँ। अभी बंगाल में भी 2 लोग पकड़े गए जो बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर का बनगांव जो जिला है वहां पे, जिन्होंने शौचालयों में पोस्टर लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के, दोनों हिंदू अतिवादी, मैं नाम नहीं लूंगी, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया पुलिस ने, और वो लोगों ने पकड़वाया बता करके। और इस तरह की कार्रवाई, कोशिश ये थी कि किसी मंदिर पे हमला करके और फिर दंगे भड़काए जाएं। तो बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, या और कहीं भी जहां चुनाव है, तो फिर इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीजों को लेकर के एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये हर आम हिंदुस्तानी अब धीरे धीरे समझ रहा है, और ये सेम पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खेली जाती है, और उसमें वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत माहिर हैं। वहां भी सरकारें कहीं ना कहीं
जब सेना और सरकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कश्मीर उनको याद आता है और भारत पे हमला करने की सूझने लगती है। तो ये दोनों तरफ इस तरह के बीमार मानसिकता के लोग हैं और कहीं न कहीं हम लोगों को उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी कोशिशों को जारी रखने की ज़रूरत है। मैं अनुमा जी से चाहूँगी कि थोड़ा अंतिम टिप्पणी अपनी रख दें, हिमांशी के लिए खासकर। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश को कुछ कायर लोग चला रहे हैं जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और इसके कारण वे लोग कश्मीर को राष्ट्रवाद उभारने के लिए उसका सिक्योरिटी कम करके उन्होंने प्रयोग किया। कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि सिक्योरिटी उस जगह पर क्यों नहीं थी, और चूंकि पुलवामा के बाद ऐसा राष्ट्रवाद दोबारा झलका नहीं था, तो अब चुनावों के मद्देनजर है, जिस भी मद्देनजर है, देश के वैसे भी 3 फ्रंट खुले हुए हैं। पाकिस्तान का फ्रंट है, एलएसी का फ्रंट है, और सियाचिन का फ्रंट भी है, और अब कश्मीर अपने आप में। तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनकी जो कारगुजारियां हैं, जिसके कारण उन्होंने ना तो इस देश को आगे बढ़ाया, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी, लोगों के बीच का सीमेंट खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ न सड़कें और पुल वगैरह बनाए, लेकिन लोगों के अंदर जो भाईचारे का सीमेंट था वो खत्म कर दिया। तो इन सब कारणों से ये जो राष्ट्रवाद उभारा गया है, और उसके बाद ताज्जुब इस बात का है कि जहां आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने के ऊपर सरकार का पूरा महकमा लगना चाहिए था, आज 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सरकार तो जैसे पिकनिक मना रही है। जो उन्होंने सेना को लेके इतनी लंबी मीटिंग करके कह दिया हमने खुली छूट दे दी, ये तो किसी तरह की राजनीतिक स्ट्रेटेजी हुई ही नहीं। तो इसका क्या अर्थ है कि आप अब ये सेना के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे कि हमने खुला हाथ दे दिया और सेना कुछ नहीं कर रही है? ये सारी चीजें ये बताती हैं कि देश को भ्रमित करने के लिए और सत्ता के लिए कोई किस कदर नीचे गिर सकता है। आजकल पिछली इस सरकार के आने के बाद से कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़े जाते, पाकिस्तान को एनिमी नेशन नहीं घोषित किया जाता। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसमें कटघरे में है, और पाकिस्तान को अगर एनिमी नेशन घोषित करती है तो पूरे प्रमाण देकर पूरे विश्व को बताए और करे। और अगर ये नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सेनाएं तो क्या क्या नहीं कर गुजरने के लिए तत्पर है और सक्षम है, वो अलग बात है, वो तो कर ही लेंगी, लेकिन सरकार को उसका आदेश देना होगा। ये खुली छूट का मतलब सिर्फ ये होता है कि अपना पल्लू झाड़ लिया और सेना के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तो ये जो चीजें हैं, या तो आप उसको वाकई एनिमी नेशन घोषित करिए और उसके लिए प्रमाण दीजिए, या फिर आप आतंकवादियों को जिंदा पकड़िए, क्योंकि जिंदा पकड़ेंगे तो आगे होने वाली साजिश का पता चलेगा। अगर आप किसी को भी मार के कहेंगे ये वो आतंकवादी थे और उनकी मौत हो गई है, तो देश के अंदर अब संदेह आने लगा है, क्योंकि पुलवामा के बाद भी इसी तरह से हुआ, ना कोई जांच पड़ताल हुई, और पुलवामा एक ऐसी कहानी बन के रह गया जो आज भी संदिग्ध सी लगती है। और इसी तरह से अगर पहलगाम होगा तो ये देश के नागरिकों से एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार जवाबदेही ले, सरकार पाकिस्तान को एनिमी नेशन घोषित